नमस्कार। उत्तर प्रदेश इस देश का हृदय प्रदेश है और सिर्फ हृदय प्रदेश इसलिए नहीं है क्योंकि सेंटर के आसपास है। हृदय प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि यहां की सीटों से बहुत कुछ डिसाइड होता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। एक जमाने में इसको MY पार्टी कहा जाता था, मुस्लिम यादव पार्टी कहा जाता था। लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को काबू में कर लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखें तो बिल्कुल एक तरफा रिजल्ट थे और विधानसभा में बहुत अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद सपा नहीं जीत पाई। इंडिया गठबंधन बना और यह लगा कि सपा कांग्रेस सब मिलकर अगर लड़ते हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन पहले तो मायावती जी अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं। दूसरे, पिछले दिनों सपा और कांग्रेस के बीच जिस तरह का झगड़ा दिखाई दिया, जिस तरह की अप्रिय स्थिति दिखाई दी, वो एक सवाल खड़ा करती है कि क्या दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे और अगर लड़ते भी हैं तो क्या वोट ट्रांसफर होंगे। इनके बीच अखिलेश यादव जी ने अपने सामाजिक आधार को और विस्तारित करते हुए PDA का नारा दिया है। हालांकि सपा के लोग कह रहे हैं कि ए का जो मतलब है उसमें आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है और अगड़े भी हैं, लेकिन आमतौर पर माना जा रहा है कि PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब ये दलित वोट हमेशा से रहा है मायावती जी के साथ, तो क्या खेल चल रहा है यूपी में? PDA की जो आज लखनऊ में यात्रा है उसके पीछे क्या उद्देश्य है और आगे उत्तर प्रदेश में इंडिया की राजनीति, विपक्ष की राजनीति क्या करवट लेगी, ये सब समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया हुआ है सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी जी को। नमस्कार भाई साहब। PDA यात्रा समाजवादी पार्टी निकाल रही है, प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर। मुलायम सिंह जी के ज़माने में माई कॉम्बिनेशन की बात होती थी, माइनॉरिटी की और यादव की कॉम्बिनेशन की बात होती थी। उसको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने विस्तारित करने का सोचा है, उसमें दलित को भी आप लोगों ने शामिल किया है। हालांकि दलित वोट उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मायावती जी को पड़ते रहे हैं। ये जो नया कॉम्बिनेशन है, इसकी ज़रूरत क्या है और ये किस तरह से विस्तारित हो रहा है, थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूँगा और इस PDA यात्रा के बारे में भी थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी जी। एक तो जो MY समीकरण की बात की जाती है, ये MY या माई समीकरण ये मीडिया का दिया हुआ नाम है। मैं पांडे जी बड़े आदर के साथ ये स्पष्ट कर दूं, ये पार्टी की ओर से या माननीय नेताजी की ओर से कभी ऐसा नहीं कहा गया कि हमारा कोई यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है या हम यादव मुस्लिम की पार्टी हैं। जो एक सामाजिक न्याय और पंथ निरपेक्षता जो मूल सिद्धांत जो हमारे संविधान के भी सिद्धांत हैं, इनमें समाजवादी पार्टी की भी और माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की भी और वर्तमान में श्री अखिलेश यादव जी की भी गहरी आस्था है और वो हर भारतीय नागरिक के अंदर होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। तो जो PDA जो नाम दिया है, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव जी लखनऊ बोल रहे थे, ये PDA यात्रा में शामिल होने से पहले पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया, तो एक पत्रकार ने लगभग यही सवाल पूछा जो आप पूछ रहे हैं। तो अखिलेश जी ने स्पष्ट किया कि PDA किसी को छोड़ नहीं रहा। PDA में जो 3 अक्षर हैं P, D और A, P का मतलब पिछड़ा वर्ग, D का मतलब दलित वर्ग और A में हमारे आदिवासी, अल्पसंख्यक और अगड़े तीनों समाहित हैं। हम सबकी बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ किसी को छोड़ दिया जाए। एक मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो मान्यवर काशीराम कहते थे, आपने भी जरूर सुना होगा, आप बहुत जागरूक और बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सभाओं में वो पेन लेते थे हाथ में और वो समझाते थे कि देखिए जो भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो भारत की सामाजिक व्यवस्था वो इस तरह खड़ी हुई है। इसमें यहाँ ब्राह्मण है, यहाँ क्षत्रिय है, यहाँ वैश्य है और सबसे नीचे दलित है, जो शूद्र हैं वो हैं। इनका सबका भार इनके सिर पे है। हम इस व्यवस्था को ऐसे उलटना नहीं चाहते कि हम शूद्र को ऊपर ले आए और ब्राह्मण को नीचे कर दें। हम इसे क्षैतिज करना चाहते हैं, सबको बराबरी में लेकर आना चाहते हैं। तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा, जब हम PDA की बात करते हैं या OBC की बात करते हैं या जाति जनगणना की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो कई लोग ऐसा मान लेते हैं अज्ञानता के कारण कि हम एक वर्ग विशेष के विरोध की बात कर रहे हैं, जबकि हम विरोध की नहीं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। जो न्याय हमें संविधान ने वादा किया जिसे देने का, जो किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, जिसे अमेरिका ने भी अपनाया, यूरोप के देशों ने भी अपनाया। अगर किसी देश में बहुत ज्यादा वर्ग विभाजन होगा, बहुत ज्यादा ऊंच नीच होगी, बहुत ज्यादा गैर बराबरी होगी, वो देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि जो वर्ग बहुत पिछड़े रह गए हैं
उन उन वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष अवसर देकर उनको बराबरी में लाया जाए, जिसे इस सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है। षड्यंत्र पूर्वक जो ये तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, इनका हिंदुत्व मुट्ठी भर लोगों तक सीमित है। ये इस सरकार में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के हक मारे जा रहे हैं, दलितों के हक मारे जा रहे हैं, और जो एक समतावाद की और सामाजिक न्याय की थोड़ा सा प्रक्रिया शुरू हुई थी आजादी के बाद, लगातार मंद गति से थी लेकिन थी, इसे उन्होंने इसे भी बंद कर दिया बीजेपी की सरकार ने। तो ये यात्रा जो है, इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत समय बाद देश के अंदर एक के बाद एक यात्राएं हो रही हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और भी यात्राएं, अब पीडीए की यात्रा आज लखनऊ के अंदर निकल रही है। काफ़ी उत्साह है वहाँ पर। कई लोगों से मेरी बात हुई तो कई लोगों ने कहा कि कल स्टेडियम के अंदर जिस तरह की भीड़ थी, उस तरह की भीड़ आज सड़कों पर देखने को मिलेगी। तो ये पूरी यात्रा की प्लानिंग क्या लखनऊ तक ही है, या आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? थोड़ा मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। नहीं, इस यात्रा का समापन तो सैफई में आके होगा, माननीय नेताजी की समाधि पे, और शायद 20 तारीख को है, जहां तक मेरे ख्याल है 20 तारीख को इसका समापन होगा। और ये कई जिलों से होती हुई लगभग आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश को कवर करती हुई आ रही है। और जिस जिले में गई है वहीं उस जिले के नेता, हमारे उस जिले के पार्टी के पदाधिकारी, और जो वहाँ विधायक या सांसद हैं या पूर्व विधायक पूर्व सांसद हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं, जो भी उन जिलों के नेता हैं। तो क्योंकि आज लखनऊ में देश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहुंची थी, तो वहाँ हमारे पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी आज उसमें शामिल हुए हैं। आज का विशेष संदर्भ केवल इतना है कि ये प्रदेश की राजधानी में पहुंची है और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित हुए हैं, वरना ये यात्रा लगातार चल रही है। दूसरा, इन यात्राओं की जरूरत दो वजह से है पांडे जी, मैं आपको बताऊं। एक तो मीडिया का रोल बहुत ही ज्यादा गैर लोकतांत्रिक और भेदभाव भरा है और अन्यायपूर्ण है। मीडिया हमारे कार्यक्रमों को, हमारी गतिविधियों को छिपाता है। भारतीय जनता पार्टी की जरा जरा से काम को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, और फिर ये आरोप लगाता है कि हम निष्क्रिय हैं, मतलब हमारे कार्यक्रम दिखाएगा नहीं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लगभग रोजाना किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, लगभग हर सप्ताह किसी जिले की यात्रा कर रहे हैं, लगभग हर महीने किसी न किसी आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। और बराबर मीडिया का आप रोल देखते हो कि ट्विटर के नेता हैं, एसी में बैठे रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस देश में अब वर्तमान में तो राहुल गांधी ने यात्रा की है, जो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय यात्रा उनकी रही, वरना उनसे पहले केवल श्री अखिलेश यादव ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल से पूरा उत्तर प्रदेश घूमा 2011 में। उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा तक साइकिल से गए और एक एक दिन में 150 किलोमीटर साइकिल चलाई, पसीना बहाया सड़कों पे। उस नेता के लिए कहते हैं कि वो ट्विटर के नेता है, एसी के नेता है। तो ये एक तो यात्रा इस वजह से जरूरी थी कि ताकि मीडिया नहीं भी दिखाएगा तो भी जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता का भ्रम टूटेगा। ये जो उन्होंने एक परसेप्शन परोस रखा है कि निष्क्रिय रहते हैं, सड़क पर नहीं आते, एक तो ये इस भ्रम को तोड़ने के लिए। दूसरे, जो मैं जैसा कि पहले कह रहा था, पहले भी थोड़ा बहुत अन्याय होता था। जब मंडल लागू हुआ था 1991 में 90 में, तब कांग्रेस भी उसके विरोध में थी, बीजेपी भी विरोध में थी। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जो सामाजिक न्याय की जो यात्रा उसको बिल्कुल बंद कर दिया। जो उसे भर्ती रोक दी गई है। अभी उतने उदाहरण हैं कि 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, उसमें ओबीसी के हक मारे गए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि मोदी जी के अधीन आता है, बीजेपी का आदमी उसका अध्यक्ष है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मैं पहले शायद अल्पसंख्यक आयोग बोल गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में ओबीसी के हक मारे गए। फिर हाई कोर्ट गए लोग, तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हाई कोर्ट का स्पष्ट फैसला है कि पिछड़ों की हकमारी हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम इसको पूरी करेंगे, लेकिन आज तक वो भर्ती नहीं हुई। दूसरे, जितने भी पोस्ट निकाली जा रही है उनमें ओबीसी का कोटा कम करके निकाला जा रहा है। ओबीसी की सीट जितनी आनी चाहिए उतनी सीट नहीं दी जा रही है। तीसरे, जब भर्ती होती है तो उसमें इंटरव्यू में भेदभाव किया जाता है। इंटरव्यू में जातियां देख के नंबर दिए जा रहे हैं, पोस्टिंग जातियां देख के हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 में से 55 डीएम जनरल कैटेगरी के हैं। ओबीसी के केवल 10 हैं जिनकी आबादी 60 से 65% है। एससी के केवल 10 हैं, एससी और एसटी दोनों मिला के 10 हैं जिनकी आबादी लगभग 22% है। तो ये अन्याय आज के दौर में हो रहा है। इसलिए लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए कि जो सामाजिक न्याय की बात हमारे संविधान निर्माताओं ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी,
उस सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ने दीजिए, उसे खत्म मत कीजिए। इसके लिए ये यात्रा। तो शायद इसीलिए जाति जनगणना इतना बड़ा मुद्दा बन भी रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि 5-7 साल पहले तक जाति जनगणना के सवाल पर कई पार्टियों के जो नजरिए थे वो अलग थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लगभग सारा विपक्ष जाति जनगणना के मुद्दे पर एक है। और बिहार से जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उसके बाद इस डिमांड पर और जोर पड़ा ही पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग आप लोग कर रहे हैं, और कोई उम्मीद है आपको योगी जी से कि वो जाति जनगणना के लिए कोई पहलकदमी करेंगे? नहीं, इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है। जब सरकार बदलेगी, केंद्र सरकार बदलेगी, तो पूरे देश में जाति जनगणना होगी, और उत्तर प्रदेश सरकार बदलेगी, हमारी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ये और बोल दूं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। ये जाति जनगणना केवल आरक्षित वर्गों की दृष्टि से ही जरूरी नहीं है, ये अनारक्षित वर्ग जो जिस मांग को उठाते रहे हैं उसकी दृष्टि से भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी दो बातें हमेशा कहती है और आरएसएस कहती है कि एक तो आरक्षण का लाभ कुछ जातियों ने उठाया, उस समुदाय में जो जातियां हैं, जैसे ओबीसी में लगभग 3000 जातियां हैं, उनमें से 4-5 जातियों ने उठाया है। एससी में भी कई जातियां हैं, उनमें से भी कुछ जातियों ने उठाया है। तो जब तक आपके पास जातियों की संख्या नहीं पता होगी, आपको किस जाति की कितनी संख्या है और वो लोग कितने सरकारी नौकरी में आए, तब तक आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं। तो एक तो आपके आरोप की पुष्टि के लिए भी ये जाति जनगणना जरूरी है, ताकि हमें ये पता चल सके किस जाति की जनसंख्या कितनी है और उसका कोटा कितना पूरा हुआ है। दूसरा, ये बात करते हैं बार बार कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो अगर जाति जनगणना के बाद ये आंकड़े आते हैं कि फला फला जाति की जनसंख्या के अनुपात में या उससे भी ज्यादा वो सरकारी नौकरी में हैं, तो उन्हें उस आरक्षित कोटे से निकालने का एक आधार तैयार होगा, तो वो न्यायपूर्ण होगा कहना कि अब इस जाति को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जब तक ये आंकड़े हमारे पास नहीं है, तब तक ये फर्जी बातें हैं और केवल भ्रम फैलाने के लिए की जाती हैं। तो दोनों दृष्टिकोण से जाति जनगणना होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दो दलित और पिछड़े दोनों की आपने बात की, एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है दलित और पिछड़े का। अगर उत्तर प्रदेश को सिर्फ देखा जाए, वैसे तो पूरे देश में बनता है। और एक समय था जब आदरणीय मुलायम सिंह जी और मायावती जी के बीच में कॉम्बिनेशन बना था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये सब नारा हम लोगों ने सुना था। हम लोग उस समय उत्तर प्रदेश में ही थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कॉम्बिनेशन नहीं चल पाया। उसके बाद एक बार फिर अखिलेश जी और मायावती जी के बीच में एक कॉम्बिनेशन बना, वो भी नहीं चल पाया। तो ये दलित ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन है वो चल क्यों नहीं पाता? दिक्कत क्या है इसमें? मैं थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता कि आपको तो जानकारी जरूर होगी। माननीय नेताजी का, मुलायम सिंह यादव जी का जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत है, उन्होंने सबसे पहले दलितों की आवाज उठाई थी। दलितों के, उन्हें जो नेताजी कहा जाता है पांडे जी, इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो जब कक्षा 6 या 7 में पढ़ते थे, अपने गांव के एक दलित समुदाय के जो उनका सहपाठी था, उसके घर उन्होंने खाना खाया जाके। जब उनके परिवार में ये बात पता चली, क्योंकि हमारा दकियानूसी समाज है, सामंतवादी समाज है, तो उनके परिवार ने इस बात पे ऐतराज किया और कहा कि तुम ऐसा उनके घर खाना क्यों खा के आए। तो 6ठी-7वीं में पढ़ते हुए उस नौजवान ने, उस किशोर लड़के ने कहा कि नहीं, मैं इस जातिवाद को नहीं मानता और मैं दोबारा भी खा के आऊंगा उनके घर। तो उनके दादाजी या ताऊ जी थे, उन्होंने ये कह दिया, अरे ये तुम्हारी सुनेगा नहीं, ये नेता है, नेता बनेगा ये, इसे इसे समझाने की जरूरत नहीं। तो उस दिन से ही उन्हें नेताजी कहने लगे। कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, तब से उन्हें नेताजी कहने लगे थे। तो ये भावना उनकी बचपन से दलित समुदाय के प्रति थी। दूसरे, उन्होंने जो एक बड़ा आंदोलन किया था 1974 या 73 या 74 में, इमरजेंसी से पहले, जब वो विधायक थे उत्तर प्रदेश में, एक दलित महिला को थाने के अंदर निर्वस्त्र कर दिया था एसओ ने। उसका बेटा चोरी के आरोप में बंद था, वो उसकी सिफारिश में गई थी। एसओ ने दोनों को नग्न करके, बिल्कुल निर्वस्त्र करके एक कमरे में बंद कर दिया था। ये खबर बाहर पहुंची तो किसी की हिम्मत नहीं थी आवाज उठाने की। वो श्री मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने थाने का घेराव किया। उस थाने पर झगड़ा हुआ। मुलायम सिंह यादव जी, थाने पर पुलिस रोक रही थी, इधर से धक्का मुक्की हो रही थी, थाने के अंदर दीवार से गिर गए। तो पुलिस ने पकड़ के उनको अंदर इतनी पिटाई की और जेल भेजा उन्हें। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसमें न्याय दिया। नेताजी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल में इसकी शिकायत की, उन्होंने जांच की और ये पाया कि इसमें गलती थाने की है। ये 2 साल जेल में रहे उस मुकदमे में। उसके बाद दोबारा फिर इमरजेंसी में बंद रहे। तो नेताजी ने हमेशा दलित समुदाय के मान सम्मान की, उनकी बराबरी की आवाज उठाई। और
ये क्या, दूसरी बात ये भी है कि वो बड़े मन से उन्होंने 1993 में मान्यवर काशीराम जी के साथ समझौता किया था, सरकार बनी थी। लेकिन जो षड्यंत्रकारी हैं, जो आरएसएस और बीजेपी, वो नहीं चाहते थे अगर दलित ओबीसी की दोस्ती हो गई, एकता होगी, तो तुम कहीं बचोगे नहीं। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक बहन जी को उकसा के सरकार गिराओ, सरकार तोड़ो, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। वो लंबी कहानी है, लेकिन विधायक चाहते थे सरकार न गिरे। और जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो इसलिए हुआ था कि वहां बीएसपी के विधायकों को, जो समाजवादी पार्टी सरकार के समर्थन में थे, उन्हें बंधक बना कर रखा गया था। उन्हें छुड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग वहां गए थे और वो थोड़ा झगड़ा हुआ था, जिसे बढ़ चढ़ के प्रस्तुत किया गया। तो ये राजनीतिक झगड़ा बेशक था, लेकिन नेताजी के या समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मन में दलितों के प्रति कोई विद्वेष या गैर बराबरी की, असम्मान की भावना कभी नहीं रही है। और माननीय हमारे नेता जो डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब के बीच भी पत्राचार हुआ था, उन्होंने भी प्रयास किया था उस समय कि दलित और पिछड़े एक मंच पर आए। दूसरा दो प्रयास है माननीय नेताजी ने और काशीराम जी ने किया, और अब श्री अखिलेश यादव जी उसी प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें दलित और पिछड़ों को एक साथ लाने का ही समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है। जैसे इंडिया गठबंधन बना तो मायावती जी उसमें शामिल नहीं हुई। अभी तक कोई स्टैंड उनका क्लियर है नहीं कि अगले चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी या अलग से चुनाव लड़ेंगी। और मायावती जी एक बड़ी ताकत हैं यूपी में, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि एक बड़ी ताकत है सबके बावजूद। तो उनको साथ लाने के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक तो मैं ये कह दूं कि मैं बहन जी के जिले से ही आता हूँ। बहन जी का और मेरा गांव में 8-10 किलोमीटर का फर्क है, केवल बराबर का गांव है। हमारी तमाम रिश्तेदारी उस गांव में है, बहन जी के गांव में। और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी, कि वो एक दलित महिला होकर इतने मुखर तरीके से एक राजनीति में हैं, तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। नंबर एक बात। दूसरे, वो किस कारण से इंडिया में नहीं है, इसकी तमाम जो अनऑफिशियल खबरें पूरे मीडिया में, पब्लिक डोमेन में हैं, आपके तक भी पहुंचती होंगी। मैं उसे यहाँ कह के कोई उनकी अवमानना करना नहीं चाहता। वो राजनीतिक कारणों से इंडिया से बाहर नहीं है, किन्हीं अन्य कारणों से बाहर है। और मैं समझता हूँ वो कारण जल्दी दूर हो जाएंगे और बहन जी जरूर कोई ना कोई देश हित में, जनहित में, लोकतंत्र के हित में फैसला लेंगे। हमने तो पीछे भी, जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी ने सार्वजनिक मंच पे उनके पैर छू लिए, तो इससे बड़ा सम्मान समाजवादी पार्टी का और क्या होगा। अगर हमारे प्रति उनके हमारे मन में उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं होती, तो ये नहीं होता। तो हमें व्यक्तिगत तौर पे कोई नाराजगी नहीं है, राजनीतिक वजह हैं, वो बदलती रहती हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर ही उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जिस तरह के बयानात बीच में आए, मैं किसी एक को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं और किसी को, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह के बयानात आए, हमारे जैसे लोग जो इंडिया से और विपक्ष से, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से बराबर प्रेम रखते हैं और उम्मीद करते हैं, उनका दिल दुखाने वाले थे। हमें अच्छा नहीं लगा। ना तो कमलनाथ जी का वो कहना अच्छा लगा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन, तो आप नहीं कह सकते हैं, इस देश में राजनीति करने वाला कौन होगा जो अखिलेश जी को नहीं जानता होगा। और ना ही इधर से जो बयानात कुछ आए वो अच्छे लगे, वो जो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि गुड टेस्ट में नहीं थे। आगे ऐसा ना हो, इसे रोकने के लिए ये कॉम्बिनेशन बना रहे। मुझे लगता है कि ज़रूर दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं ने सोचा होगा। अखिलेश जी का बड़ा सुंदर बयान आया था कि कांग्रेस से ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, मैं उनकी बात टाल नहीं सकता, हम लोग बात करेंगे। और यहाँ से भी दिग्विजय सिंह का बहुत खूबसूरत बयान आया था। उत्तर प्रदेश में ये एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर सारी पार्टियां एक होती हैं तो बड़ी ताकत बनेगी। इस तरह की चीज़ें आगे ना हों, उनको रोकने के लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पे एक तो बहुत अप्रिय स्थिति थी। कोई भी जो इंडिया के समर्थन में होगा उसे अच्छा नहीं लगा होगा, उस स्थिति को देख के हमें भी अच्छा नहीं लगा। और वो जो अप्रिय स्थिति पैदा हुई, वो कुछ पार्टी के जो दूसरे तीसरे दर्जे के नेता हैं उनके बयानों की वजह से हुई। जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई ऐसे अप्रिय बयान नहीं आया। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत संतुलित बात कही कि भाई, हमें पहले बता देते कि प्रदेश स्तर पर नहीं है तो हम अपने लोगों को क्यों भेजते बात करने के लिए। और कांग्रेस के भी बड़े नेताओं की ओर से बाद में संपर्क किया गया और कहा गया कि ऐसा नहीं होगा, आगे नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में हम उस मजबूरी को भी समझते हैं कि कांग्रेस चाह रही होगी कि भाई हमारी सरकार तो बनी रही है, हम अपने एक दो विधायक क्यों कम करें। तो वो अलग स्थिति है। लेकिन मैं समझता हूँ, जहां तक मेरे अंतर्मन कहता है और जो मुझे थोड़ी बहुत सूचनाएं हैं,
कि आगे ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा नहीं होगी, उसके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन होगा वो बहुत बिना किसी भेदभाव के होगा और अच्छी तरीके से होगा। एक आखिरी सवाल राजकुमार जी, उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का बड़े लंबे समय तक केंद्र रहा है, आज भी है। प्रधानमंत्री महोदय भले गुजरात से हों, लेकिन उत्तर प्रदेश जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके पीछे सिर्फ इतना ही कारण नहीं था कि वो बनारस था, एक और भी कारण था उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से भाजपा ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की है, पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा लगा था कि शायद आप लोग बहुत करीब पहुंचेंगे, सीटें उनकी कम भी हुई लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी जीत थी। और लोकसभा में तो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप थी। और अगली लोकसभा बिल्कुल 2024 की, अब टाइम कितना रह गया है। तो लगता है कि मिलजुल के आप लोग भाजपा को इतनी चुनौती दे पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम, अभी मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उनकी ठीक ठाक सीटें कम कर पाए? नहीं, जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें सीटों के संख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन वोटों के लिहाज से देखें तो हम बहुत पीछे भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। केवल 3 लाख वोट का अंतर रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा वोट हमें उत्तर प्रदेश में मिले। 37% के करीब हम थे, 39% पे बीजेपी है, 2% वोट उनका केवल हमसे ज्यादा था। और हमारी लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जो तिकड़म से हराई गई, प्रशासन का दुरुपयोग करके हराई गई। हमारी 225 सीटें आई थी, 80 में मिल जाती तो हम 205 होते। 125 सीटें हमारी थी, 80 में मिल जाती तो 205 होते हम, सरकार हमारी होती। और उससे पहले वोट काटने का और ये सब तिकड़म में की गई थी, तो वो सब। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब आप राजनीति करते हैं तो आपको इन सब षड्यंत्रों से लड़ने की ताकत भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कोई ये नहीं कहते कि भाई हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी। लेकिन लोग अब 2022 से और अब तक भी 2 साल में लोगों ने काफी हद तक समझा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह लोगों को बहका के फर्जी काम कर रही है, और लोगों की राय काफी बदली है। तो 2024 के चुनाव में परिणाम बहुत अच्छे होंगे और समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है। और उत्तर प्रदेश में मैंने जैसा कि बताया, केवल 3 लाख वोट से हम पीछे रहे थे। 125 सीटें, 111 तो समाजवादी पार्टी की थी और 14 सीटें सहयोगी दलों की थी। तो 125 सीट पे आना, और इतने, जबकि बीएसपी कांग्रेस 3 सीटों पे सिमट गए थे। तो ये तो, इसमें तो निसंदेह है कि उत्तर प्रदेश में ताकत समाजवादी पार्टी ही है जो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। और हम भी चाहते हैं कि सबको मिला के गठबंधन हो और बढ़िया तरीके से चुनाव में अच्छी सीटें हासिल की जाएं। उसकी भी संभावना है कि शायद वो चीज हो जाए। आपसे बात करते करते एक खबर आई है, इसलिए आखिरी के बाद एक सवाल और लेना पड़ रहा है। वरुण गांधी जी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं अगली बार? अभी हमारे सहयोगी ने वो खबर दिखाई किसी वेबसाइट की। मुझे ईमानदारी से पांडे जी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और हमारे लेवल पे ये चीजें तय होती भी नहीं है। हमें तो जब पार्टी नेतृत्व तय कर लेता है तब बताया जाता है कि हमें मीडिया में क्या बोलना है। तो मैं इसका अभी कोई ना पुष्टि कर सकता हूँ ना खंडन कर सकता हूँ इसके लिए। बहुत शुक्रिया राजकुमार। जैसा आपने कहा कि जो हमारी मीडिया है जिससे हम सब उम्मीद करते हैं, वो केवल समाजवादी पार्टी नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हो, आप लाख की रैली भी कर लीजिए, 5 लाख की रैली भी कर लीजिए, तो 5 मिनट देने में उनकी जान निकलती है। वो यही साबित करने में लगे रहते हैं कि विपक्ष है कहाँ। जबकि हमारे जैसे लोग जो सोशल मीडिया और लगातार देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि विपक्ष अपने तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की लड़ाई लड़ रहा है। तो हमारे जैसे लोगों का मुझे लगता है फर्ज बन जाता है कि विपक्ष की खबरों को, विपक्ष की चीज़ों को हम लेकर आए, जनता के बीच में ले जाएं, जहां तक भी हमारी आवाज़ पहुंचे, जितनी भी हमारी ताकत हो। तो पीडीए यात्रा के लिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया के, मुझे ये कहने में कभी कोई शर्म नहीं होती है कि इंडिया गठबंधन को जो लोग उम्मीद से देख रहे हैं उनमें मैं भी शामिल हूं। तो जैसे आपने कहा, मैं भी चाहूंगा कि आगे से ऐसी अप्रिय स्थितियां कतई ना हो, आप लोग मिलकर चुनाव लड़ें और इस देश में एक विकल्प शानदार दें। बहुत सारी चीज़ों में जो देश उलझा हुआ है, खासतौर पर नफरत में जो उलझा हुआ है, उससे मुक्ति मिले। क्योंकि आपने ही कहा कि जहां गैर बराबरी होगी, जहां नफरत होगा, वो देश कभी विकास नहीं करेगा। और एक देशभक्त के नाते आप और हम सब यही चाहते हैं कि देश हमारा विकास करे। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।